हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया फिफ्थ क्लास में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। बहुत ही सुंदर क्लास होने वाली है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन होने वाले हैं अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो। बस इन्हीं तीनों पेन की मदद से आज हम पूरी क्लास खत्म कर देंगे थप्पड़ रूल से। देख लेना, डायरेक्शन जितने अच्छे से समझ में आएगा ये लेक्चर और ये चैप्टर उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब स्टार्ट करेंगे पहले सवाल से। हमको ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है। चार्ज पार्टिकल कांट एक्सलरेट इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर ये मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और इसमें अगर चार्ज पार्टिकल जाता है तो क्या ये इसमें एक्सलरेट करेगा या नहीं करेगा? इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि इसमें जाने पर इसकी एक्सलरेशन होगी या नहीं होगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड कांट एक्सलरेट चार्ज पार्टिकल। तो ये बात फॉल्स है, ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद अगर हम इसको v वेलोसिटी से फेंके हैं तो हमारा एटी तो भले जीरो हो जाता है, एसी जो होता है वो जीरो नहीं होता। ये भाई एसी एटी कहाँ से आ गया? तो जाओ और जाके 2D के लास्ट के 2-3 क्लास देख के आओ। एसी और एटी की फीलिंग, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी हम आगे इसी लेक्चर में भी समझ लेंगे ये चीज़। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है। सारे केसेस में 4 केस हैं, चारों में डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है। तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज वाला का काम करते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव वाला लेते हैं। क्या आपको थप्पड़ रूल याद है? 4 फिंगर को रखते हैं पहले वेक्टर की तरफ और उसको ऐसे थप्पड़ मारते हैं दूसरे वेक्टर की तरफ, और तब मेरा थंब दिखाने लगता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मेरी फोर्स जो होती है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती हुई है, क्रॉस का मतलब अंदर होता है, डॉट का मतलब बाहर होता है। क्यों? क्योंकि अंटी बिंदी लगाती है बाहर आके, बिंदी का मतलब डॉट, डॉट मतलब बाहर, मतलब आउटवर्ड, मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो फोर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड में वो होती है Q इंटू वी क्रॉस बी। ये होता है वेलोसिटी पहला वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड दूसरा वेक्टर। ये फोर्स कब लगती है भाई? ये फोर्स तभी लगती है जो Q है वो किसी वेलोसिटी से जा रहा हो। तो मान लो ये Q ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो क्या फोर्स लगेगी? नहीं, कभी भी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड को उसके पैरेलल वाले चार्ज पर फोर्स लगा के मजा ही नहीं आता। तो क्या ये जब रेस्ट में होगा तब फोर्स लगेगी? तब भी नहीं लगाएगा। पिछले क्लास में ही इस चीज को बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में, तभी इसको फोर्स लगाने में मजा आता है। बस इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन, क्या बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आपके बनेंगे। अब आते हैं भाई हम अपने आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए आते हैं पहले पहले वाले पर। ये मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, डॉट है, डॉट मतलब मेरी तरफ बाहर, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्या आपको दिख रहा है? ये वाली पिन मेरी तरफ आ रही है, ये वाली पिन मेरे राइट में जा रही है। मतलब ये वाली पिन जो वेलोसिटी है वो प्लस के कैप में है और बी मेरा जे कैप में है। तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा इन दोनों के प्लेन में या डायरेक्शन में तो नहीं होगा, मतलब ना इधर होगा ना इधर होगा। ये भी एक कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो मैं 4 फिंगर करूंगा वेलोसिटी की तरफ और थप्पड़ मारूंगा ऐसे। किसको मारूंगा भाई? मैं थप्पड़ मारूंगा, किसको बताओ? मैग्नेटिक फील्ड को। ये देखो, ये मेरी ये वाली पेन ब्लैक वाली वेलोसिटी वेक्टर है और ये वाली पेन मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैंने अपना हाथ रखा, ये ऐसे रख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे ब्लैक की तरफ, और इसको ऐसे थप्पड़ मारूंगा तो थंब मेरा ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब जे कैप में। ये मेरा आई कैप में है, सॉरी। तो जे कैप में मेरा जा रहा है फोर्स का डायरेक्शन। तो मैं क्या कह दूंगा? मेरी फोर्स की डायरेक्शन इधर है। सिंपल है भाई, ऐसे रख के आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें। मुझे खुद ऐसे ही आई तो आपको क्यों नहीं आ सकती? अब वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? जे में है, ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखो, वेलोसिटी वेक्टर की तरफ, और ऐसे थप्पड़ मारो इसको। क्या ये अंदर जा रहा है आपकी तरफ? हाँ, अंदर जा रहा है आपकी तरफ। मतलब यहाँ पर फोर्स क्रॉस में होगी, मतलब अंदर जाएगी। अब चलते हैं इसमें। इसमें देखो थोड़ा सा जादू होगा निगेटिव चार्ज की वजह से। पहले जितना बताता हूँ उतना समझो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्या मेरे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्रॉस में है? हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्रॉस में है, और क्रॉस मतलब अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर। ठीक है, तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो ये मैं वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर रखा और मैं ऐसे हाथ घुमा लूंगा और इसको थप्पड़ मारूंगा। तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है? राइट में। राइट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। ये मेरा माइनस के कैप में वेलोसिटी है, ये मेरा प्लस जे में मैग्नेटिक फील्ड है, और मेरी फोर्स तब इधर जा रही है, आई में। लेकिन
ये तो निगेटिव चार्ज है तो इसका उल्टा फोर्स लग जाएगी, इसीलिए बता रहा था निगेटिव चार्ज है तो उल्टा हो जाता है। तो माइनस आई में मेरा फोर्स हो जाएगा, मतलब इस तरफ। अब इसमें आते हैं भाई, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सोचो जरा। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी, मैंने यहाँ पर वेलोसिटी को अंदर माना है, इस बात को ध्यान रखना जरा, ठीक है। अब इसमें मेरी मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है और वेलोसिटी मेरी नीचे है, तो मैं वेलोसिटी की तरफ फोर फिंगर रखूंगा और थप्पड़ मारूंगा किसको, ये देखो ऐसे वेलोसिटी की तरफ फोर फिंगर रखा और थप्पड़ मारा, इसको ऐसे अपने हाथ को इससे थप्पड़ मारा, या ऊपर भी ला सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऊपर या थप्पड़ मार दो। तो थंब मेरा किधर जा रहा है, इस साइड, मतलब इस साइड फोर्स लगनी थी अगर ये पॉजिटिव होता, बट फोर्स इधर लगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का मतलब भी यही होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इस बात को नोट कर लीजिए। द फोर्स ऑन इट नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर फोर्स नॉन जीरो लग रही है। देखो नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, मतलब फोर्स लग रही है। तो अगर b इस डायरेक्शन में है, अगर इधर वेलोसिटी हो या इधर वेलोसिटी हो तब तो फोर्स जीरो लगेगी, मतलब एंगल अगर जीरो या 180 हो तो फोर्स नहीं लगती। अगर एंगल 90 होगा तो फोर्स लगेगी, एंगल 90 होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, फोर्स तो लगेगी ना। अगर टेढ़ा होगा तब भी फोर्स लगेगी, तब भी फोर्स लगेगी, कंपोनेंट लेके लगेगी, मैक्सिमम नहीं लगेगी, लगेगी बट वैल्यू हैव एनी वैल्यू अदर देन 90, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि 90 पर भी तो फोर्स लगती है, हमको बताना है फोर्स लग रही है। तो एंगल बिटवीन एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180। क्या आपको ये ज्यादा करेक्ट सबसे नहीं लग रहा है? हाँ, कि जब ये ऐसा और ऐसा वेलोसिटी नहीं होगा तब फोर्स तो लग जाएगी, मतलब फोर्थ वाला मेरा सबसे सही आंसर है, 0 और 180 को छोड़कर कोई भी हो। अब आगे चलेंगे, ये जो लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन किया था इसी पर बेस्ड किया था हमने। कैसे किया था भाई, कैसे किया था भाई, एक क्यू चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ है, तो उस पर तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो लगेगी क्यू वी, ठीक है। देन फोर्स ऑन इट, चार्ज क्यों मूव कर रहा है, अगर रेस्ट में होता तो मैग्नेटिक नहीं लगती, लेकिन अगर मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक भी लगेगी, Q इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। बस दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो दोनों फोर्स लगेगी, तो मतलब ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, और इसको लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। आगे चलेंगे अगले चैप्टर, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, लो भेज दिया भाई एक्स डायरेक्शन में, सब्जेक्टेड टू फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन इन नेगेटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बी की डायरेक्शन है, तो चार्ज पर क्या रिजल्टेंट होगा, वो मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, रिटार्ड करेगा, मूव करेगा अलोंग हेलिकल। भाई ये देखो मैग्नेटिक फील्ड के 180 डिग्री पर है, 180 और 0 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड होने पर चार्ज की वेलोसिटी फोर्स लगाता ही नहीं है, इसीलिए रिमेन अनअफेक्टेड आ जाएगा। अब आयनाइज हाइड्रोजन एटम, अब इसको करने से पहले हमको कुछ और चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्या क्या सीखनी पड़ेंगी भाई, ये सीखना पड़ेगा कि अगर ये मेरा मान लो एक डब्बा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और अगर मैं इसके अंदर से किसी चार्ज को फेंकता हूं क्यू को वी वेलोसिटी से, तो सीधा सीधा फेंकूंगा, फेंक दिया, लो फेंक दिया, अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, वेलोसिटी ये है, ये वाली वेलोसिटी, ये अंदर जा रही है आपकी तरफ, तो मैं वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा और थप्पड़ मारा इसको, तो क्या मेरी फोर्स ऊपर आ रही है? हाँ, फोर्स तो लगेगी भाई, ये तो क्लियर है, ये अंदर जा रहा है, ये इधर है, तो फोर्स तो इधर लगेगी। अब जब फोर्स लगेगी तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ऐसे फोर्स लगेगी, यहाँ पहुंचेगा तो ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, अरे भाई एक सर्कुलर लूप बन जाएगा, बस इतना जान लो, जब अकेला मैग्नेटिक फील्ड होगा तब एक सर्कुलर लूप बना लेगा, जब ये सर्कुलर लूप बना लेगा तो उसका एक रेडियस भी होगा, ठीक है, होने दो रेडियस, अपने को क्या, उसी रेडियस की वैल्यू आपको याद करनी है बहुत अच्छे से। वो जो रेडियस की वैल्यू होती है ना, वो हम कैसे निकालते हैं वो जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है कि ये जो रेडियस होता है वो होता है एम वी अपॉन क्यू बी, इसको आप करेंगे एम आर रट्टा। एम वी क्या होता है भाई, एम वी मेरा होता है मोमेंटम, पी बाई क्यू बी, कहाँ पढ़ा है ये, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, वर्क पावर में पढ़ा है, और बता दूं कहीं, काफी है इतना। अब क्या हम एम वी का और कुछ बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते भाई, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है पी स्क्वायर बाई 2m,
तो मैं P की जगह पर P स्क्वायर की जगह पर काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर R की जगह मैं रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू भी लिख सकता हूँ। आप इसको भी याद कर लीजिए। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है, या एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो मेरी होती है Q इंटू डेल्टा वी। ये कहाँ पढ़ा मुझे तो नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर का नाम सुना है, पहला चैप्टर 12th का, उसमें ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो अब क्या करें, बस इतना आप याद रख लो। एक चीज़ और याद रख लो, जब इतना सब याद रख ही रहे हो, कि जो टाइम पीरियड होगा वो मेरा होगा 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। कैसे आया सोच के मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं मतलब है भाई? मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि डेरिवेशन का पार्ट है यार। चलो आपकी जिद है तो बता ही देता हूँ फटाफट से। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या होगी सर्कुलर आर्क की? 2πr मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। आर क्या है? ऊपर मैंने लिखा है। जब उस आर को पुट करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। बस इतना ध्यान रखो इस आर को जब इसमें पुट करेंगे। अब वेलोसिटी कहाँ गया? अरे भाई इसकी वेलोसिटी से ये कट गया। क्या आपने एक चीज नोटिस की कि जो टाइम पीरियड है वो मेरा वेलोसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि कितने तेज से हमने चार्ज को फेंका। दूसरा चीज कितना भी तेज से फेंको टाइम पीरियड सेम ही होगा। और अगर मुझे ये निकालना हो, ये टाइम पीरियड है 2 थीटा चलने का, मतलब एक सर्कुलर आर्क पूरा करने का। मान लो अगर ये केवल सिर्फ थीटा ही चला तब टाइम पीरियड क्या होगा? तब ये होगा t इज इक्वल टू थीटा इंटू एम बाई क्यू बी। ये कैसे लिख दिया भाई? ये ऐसे लिख दिया कि जब ये 2 थीटा चला तब इतना आया, तो 1 चलेगा तो इसको हम 2 थीटा से डिवाइड कर देंगे, यूनिटरी मेथड। और जब थीटा चलेगा तो हम ऐसे करके लिख देंगे। तो ये चीज़ भी आपको आगे काम आने वाली है, ये भी काम आने वाली है। क्या ये सारा मैकेनिक्स से रिलेटेड है? बिना मैकेनिक्स पढ़े आपको इसमें तो मजा ही नहीं आएगा। अब एक और चीज़, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं इसका उल्टा, मतलब क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm। आप इसको रट्टा अच्छे से कर लेंगे क्योंकि बिना फार्मूला के क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखो कैसे ऐसे चुटकी बजा के होते हैं भाई। क्यों चुटकी बजा के होंगे भाई? क्योंकि हमने सब तो पढ़ लिया जो जो काम आने वाला है हमारे। यहाँ पर थे हम, आयनाइज एटम है, ठीक है, रहने दो। आयनाइज एटम है तो उसका मैं क्या करूँ, अचार डालूँ? नहीं, अचार नहीं डालना है। आपको एक काम करना है, मुझे रेडियस का रेशियो बताना है। रेडियस का रेशियो बताना है जब वो सेम मोमेंटा से एंटर कर रहे हैं, मतलब पी सेम हो गया। आर होता क्या है? आर जो होता है वो होता है एम वी बाई क्यू बी। एम वी को ही पी कहते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड बता दिया कांस्टेंट है तो ये तो पी सेम है, ये सेम है, तो क्या आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू हो गया? हाँ। अब हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना रहता है? आयनाइज्ड है, हाँ आयनाइज्ड है। आयनाइज्ड है तो ये मेरा H प्लस हो जाएगा। जब ये H प्लस हो गया तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? एक प्रोटॉन का चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन तो इसने लॉस कर दिया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबली आयनाइज्ड हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? इस पर चार्ज सिंपली 2e प्लस हो जाएगा। अब क्या हमने यहाँ पर रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कर दिया है, तो ये ऐसा हो जाएगा। और ये Q ऑफ अल्फा, ये Q ऑफ H। अल्फा का चार्ज 2, हाइड्रोजन का चार्ज 1, तो 2H2 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सर्कुलेटिंग प्लेन एट राइट एंगल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक इंडक्शन इतना। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको बी की वैल्यू दी है, बस इतना कुछ समझो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं भाई। वेबर पर मीटर स्क्वायर होता क्या है। तो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? एनर्जी है। रेडियस क्या होती है भाई? रेडियस मेरी होती है एनर्जी के फॉर्म में 2 रूट के अंदर 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। एनर्जी के फॉर्म में ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब इसमें सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, फटाफट से आंसर निकालेंगे। 2 को एज इट इज रहने दो। मास इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का मास आपको बता दें कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 ले लूँ तो मैं इस पूरी वैल्यू को सिंपली 10⁻30 लिख सकता हूँ। तो हम इससे ही काम चला लेंगे अपना। लिख देते हैं भाई, मास को सिर्फ हम 10⁻30। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है भाई? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही रखो, नीचे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 10⁻⁻4 है। 10⁻⁻4 है। क्या ये रूट के अंदर है? क्या रूट के अंदर है? इलेक्ट्रॉन। तो इस रूट के अंदर से इसको काटेंगे तो यहाँ पर एक 2e आ जाएगा। जिस किसी को ये नहीं समझा वो जाके पोगो देख सकते हैं भाई।
पोगो, छोटा भीम, ये होता है। हालांकि बताने की जरूरत नहीं थी। अब अब हमको एक काम करनी है, करनी नहीं करना है। क्या करना है भाई, इसमें ध्यान से देखो और क्या क्या हो सकता है। हैं जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 10⁻⁻15 हो जाएगा। 10⁻⁻4 पहले से है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 10 दूनी 20 होता है, तो रूट के अंदर 20 हो जाएगा। रूट के अंदर 20 कितना होता है, सोचो जरा। 4 चौक 16, रहने दो। अभी एक रूट और नीचे भी है, ई वाला, दोनों को एक में ले लो। ये रूट के अंदर 20 हो गया। ये 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। पहले चैप्टर में ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये मेरा हो जाएगा 10⁻⁻11। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, ऊपर 20 है, इसका पॉइंट हटा के इसको मैं 16 बना दूंगा और इसको मैं बना दूंगा 10⁻⁻20। जब इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा 10⁻10 और ऊपर मेरा क्या है 10⁻11। और 16/20 को क्या लिख सकते हैं, एक काम करें क्या, दोनों का रूट ले लेंगे। तो 20 का रूट लगभग कुछ एग्जैक्टली नहीं पता हमको। 4 चौक 16 होता है, 5 बचे 25, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। 4.4 ले लेते हैं। 16 का रूट 4 ही आएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1.1 आ गया। ये वाला 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻⁻1। ये आंसर मेरा मीटर में आया है, ठीक है। तो मीटर में आया तो उससे क्या, हमको आंसर किसने बताना था, सेंटीमीटर में। तो आपको अब ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो एक जीरो को ये खा जाएगा और ये 1.1 को 11 बना देगा। तो हमारा 11 सेंटीमीटर आंसर होगा। लेंथी कैलकुलेशन थी, सवाल सिंपल था। आगे चलेंगे अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन है जिसका मास दे दिया, चार्ज दे दिया। न्यूट्रॉन है, मास दे दिया, चार्ज दे दिया। अल्फा पार्टिकल है, मास दे दिया, चार्ज दे दिया। हालांकि ये इसकी सज्जनता है, इसने दे दिया, आपको पता होना चाहिए ये चीज। उसको सेम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो रेशियो ऑफ रेडियस बताना है। वेलोसिटी सेम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गया, तो क्या आर मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2q हो गया। तो आर ऑफ प्रोटॉन इज टू आर ऑफ न्यूट्रॉन इज टू आर ऑफ अल्फा पार्टिकल। हाँ, प्रोटॉन का मास कितना है, सिंपली m, चार्ज कितना है e, इसको डिवाइड करेंगे। न्यूट्रॉन का मास कितना है भाई, देख लो 2m है, 2m है। चार्ज कितना है e है। अल्फा का मास कितना है 4m है, चार्ज 2e है। तो क्या हम इस 2 से इस 4 को काट देंगे, e से e कटेगा, m से m कटेगा, तो 1:2 2 दूनी 4, 2 बचेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा है, सेम मोमेंटम से फेंका है, तो यही mv को मोमेंटम बोलते हैं। तो p कांस्टेंट हो गया और q नहीं बताया तो आप मैग्नेटिक फील्ड सेम मान लेंगे। अब क्या मेरा r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो गया तो r ऑफ प्रोटॉन, r ऑफ न्यूट्रॉन, r ऑफ अल्फा, वो मेरा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई e इज टू 1 डिवाइडेड बाई e इज टू 1 डिवाइडेड बाई 2e। e से e कैंसिल होगा तो 1 इज टू 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल रेशियो में लाने के लिए सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:2:1 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल है, सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंका। अब क्या हमने इसी दिन के लिए ये फार्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी सेम, ये सेम। इस बार रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रूट m और q के। तो सिंपली लिखेंगे भाई r ऑफ प्रोटॉन इज टू r ऑफ न्यूट्रॉन इज टू r ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का मास कितना है, m है, तो सिंपली यहाँ पर रूट m बाई e। न्यूट्रॉन का भी मास 2m है, इज टू e। अल्फा का मास 4m इज टू 2e। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या 4 में से बाहर चला आएगा, 4 में से बाहर चला आएगा। एक चीज सब में कॉमन दिख रही है, m e कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा भाई, ये सिंपली रूट 1 बचेगा, तो रूट 1 ही होता है। ये रूट 2 बचेगा, ये मेरा 2 बचेगा और नीचे भी 2 बचेगा। ये मेरा हो जाएगा 1:√2:1। ये मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कैसे काट रहे हो भाई, 2/2 डिवाइडेड बाई 2/2 को डायरेक्ट नहीं काट सकते, ऐसा ही है यार। इतना भी बताना पड़े तो छी ससुर है आपके ऊपर। आप तब क्या बताऊँ छोड़ो। अब अगला सवाल क्या है भाई, मुझे रेशियो ऑफ रेडियस बतानी है। अब क्या कर दिया भाई, सेम।
अब पोटेंशियल को सेम कर दिया जिससे उनको एक्सेलरेट किया। क्या पोटेंशियल के टर्म में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, रूट ऑफ यम इंटू क्यू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई क्यू बी हो जाएगा। हाँ, अब जब पोटेंशियल ही सेम कर दिया तो ये सेम हो जाएगा, ये तो भाई मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो सेम होगा ही। तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा भाई, सिंपली रूट एम इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू के। ऊपर वाला क्यू रूट के अंदर है, नीचे वाला क्यू रूट के बाहर है, तो इससे कटेगा तो यहाँ रूट क्यू आ जाएगा। तो क्या अब मेरा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू के, दोनों रूट में है। फिर से हम लिखेंगे आर ऑफ प्रोटॉन, आर ऑफ अल्फा, आर ऑफ न्यूट्रॉन, आर ऑफ अल्फा लिख दिए। तो अब क्या करें, बस सबकी वैल्यू रूट के अंदर करके लिखो, m बाई क्यू ईच टू m बाई क्यू, क्यू की वैल्यू ई है ईच टू, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे भाई 4m डिवाइडेड बाई 2e। तो अब फिर से वही काम जो पिछले क्लास में किया था, पिछले लेक्चर में, एम से एम कैंसिल, तो यहाँ पर 1 रूट के अंदर बच जाएगा, तो यहाँ पर रूट के अंदर 2 बच जाएगा। यहाँ पर 4 था तो रूट से बाहर निकलेगा तो वो 2 बचेगा, हाँ 2 बचेगा। और ये वाला रूट के अंदर है, ठीक है, ये वाला 2 रूट के अंदर है, तो रूट 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर मेरा रूट 2 आ जाएगा। क्या हमने ऊपर मिस्टेक कर दी थी क्या भाई, मिटा दिया, वरना अभी कंफर्म कर लेते अगर की होगी। अच्छा नहीं, यहाँ पर रूट में नहीं था चार्ज, यही तो मुझे लगा कि मैंने मिस्टेक कर दी, क्या रूट में वहाँ पर चार्ज नहीं था, यहाँ पर रूट में है। अब एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं राइट एंगल पर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल है दोनों का, मतलब आर ऑफ अल्फा और आर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एंड काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटॉन 1 मिलीवोल्ट, ये 1 मिलीवोल्ट काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर रहा है, तो ये कितना करेगा। बस एक काम करना है, अल्फा के लिए रेडियस लिख दो, प्रोटॉन के लिए रेडियस लिख दो, दोनों को कंपेयर कर दो, आपका काम खत्म। कैसे करेंगे भाई, अल्फा के लिए हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, रूट के अंदर 2, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई 4m, अभी तो इतना सारा क्वेश्चन किया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई, क्या डिवाइड करेंगे, क्यू, चार्ज कितना होता है अल्फा पे 2e, क्यू इंटू बी क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पर फिर से हम करेंगे 2, प्रोटॉन का मास सिंपली सिर्फ m होता है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज कितना होता है सिर्फ e, मल्टीप्लाई कर देंगे b से। क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं हम, बस इतना बता दो भाई, क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, हाँ ई बी से ई बी कैंसिल कर सकते हैं, हाँ और क्या कर सकते हैं भाई, ई बी से ई बी कैंसिल कर सकते हैं, इस मास से इस मास को कैंसिल कर सकते हैं, रूट के अंदर है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और क्या, और कुछ तो फिलहाल अभी नहीं कैंसिल कर सकते, तो इसको एज इट इज रहने दो, रूट के अंदर 4e अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ई ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 1। अब हम एक काम करेंगे, क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो रूट हट जाएगा और नीचे मेरा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये मेरा सिंपली 4e अल्फा हो जाएगा, और ये मेरा ई पी हो जाएगा। तो क्या इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ई अल्फा बराबर ई ऑफ प्रोटॉन आ गया, मतलब दोनों की एनर्जी उतनी ही होगी। व्हाट अ सरप्राइजिंग रिजल्ट। आगे चलेंगे, एक प्रोटॉन है, 1 मिलीवोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो अल्फा पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है सर्कल, अबे यार रेडियस सेम है भाई, इस बार क्या यही वाला क्वेश्चन है, इसमें तो उसने ऐसा कुछ क्लियर मेंशन नहीं किया था। अच्छा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें बोल दिया सिंपली ये भी सेम है, ये सेम है, तो यही वाला इक्वेशन लगाएंगे, और इसमें भी वही आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। चला दोनों क्वेश्चन एक, अच्छा एक 15 का है, एक 12 का है, नहीं। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, क्या हमने चार्ज पार्टिकल के अंदर रोटेशन होता है, उसकी जो टाइम पीरियड होती है वो मेरी कितनी होती थी बताओ, वो आई थी मेरी 2 पाई m बाई क्यू बी। क्या ये कहीं से वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही थी, बताया था मैंने, नहीं। क्या ये कहीं पर रेडियस पर इसके डिपेंड कर रही है, अरे बाबा नहीं, तो बोथ इंडिपेंडेंट आ जाएगा। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्या हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे कि जब ये ऐसे मूव करता है और इसके बीच में एंगल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री है, तो स्पीड
स्पीड इसकी सेम रहती है। क्यों स्पीड सेम रहती है? क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, बट वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। वेलोसिटी के अंदर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज होती है, तो स्पीड तो भाई सेम रही, डायरेक्शन चेंज होता रहा। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया? वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, ऐसा नहीं है, वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन भी चेंज होगा उसी की वजह से, तो वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन अनचेंज, एक्सेलरेशन भी मेरा चेंज नहीं होगा, होगा। अरे भाई यहाँ पर लगेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन एक वेक्टर होता है? हमेशा देखो इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा ये क्या क्या फालतू चीज पढ़ा रहे हैं, ये सब तो आता है मुझे, तो इसीलिए ये मैकेनिक्स से रिलेटेड है। ये देखो, अब काइनेटिक एनर्जी दे दिया है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की। क्या हमने टाइम पीरियड में जब लिख रहे थे तो क्या लिखा था हमने? 2πm/qb, हाँ लिखा था। मुझे क्या बतानी है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर मैं इससे रिप्लेस करूंगा तो मैं इसकी जगह पर 1/f कर दूंगा, या अगर आपको फ्रीक्वेंसी ही लिखनी है तो सीधा इसको पलट दो भाई, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हमने लिखा भी था 2π/m, और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू E है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो EB 2πm, EB 2πm, थर्ड वाला। आगे चलेंगे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो ईस्ट में जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया, ईस्ट में इसको भेजने लगा मैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ईस्ट में जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो मुझे एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो ये एक फोर्स लगाएगी, ये वेलोसिटी इधर जा रही है, ये वेलोसिटी हो गई, मैं इसकी तरफ मारूंगा थप्पड़, ये वेलोसिटी की तरफ पहला फोर फिंगर रखा और मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारा, तो क्या मेरा थंब बाहर आया? बाहर मतलब डॉट, मतलब कि जो फोर्स है वो ऐसे इस साइड लगेगी। तो मुझे एक बस बात बता दो, अगर आप समझ रहे होगे, इधर वेलोसिटी है, ये चुपचाप इधर जा रहा था, फोर्स इधर है, ये चुपचाप इधर जा रहा था, इधर एक फोर्स इसको खींच रही है, वो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो वो मूव सर्कुलर पाथ हो जाएगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मूव सर्कुलर पाथ डिक्रीजिंग स्पीड नहीं होगा, मूव सर्कुलर पाथ इंक्रीजिंग स्पीड नहीं होगा, डिफ्लेक्टेड वर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। आगे चलेंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या दिया है हमको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट एंगल पर लग रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ बना रहा है ऐसा। तो स्पीड बतानी है इलेक्ट्रॉन की, स्पीड को डबल किया तो रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या हम r को mv/qb लिखते हैं? भाई इतनी बार लिख के तो सच बताऊं मुझे याद हो गया, जबकि मैं अपने सारे ड्रॉप में पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, लिख लिख के याद हो गया है मुझे। तो एक बात बता दो, क्या यहाँ से मैं r को कह सकता हूँ v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ, मैंने वेलोसिटी डबल कर दी, वेलोसिटी डबल कर दी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेडियस भी डबल हो जाएगा। तो वेलोसिटी डबल की तो रेडियस भी डबल, 2 रेडियस था तो अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मतलब थर्ड वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमको 50 किलो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमको वो एक रेडियस पे डिस्क्राइब कर रहा है सर्कुलर मोशन जिसका 0.5 मीटर है रेडियस, प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बतानी है, ऑर्बिट 0.5 हो और सेम प्लेन में हो विथ सेम प्लेन बी। तो मुझे एक बात बताओ, पहले क्या था? ड्यूट्रॉन था। क्या आपको पता है ड्यूट्रॉन का मास 2m होता है और चार्ज e होता है? क्या आपको पता है प्रोटॉन का मास m होता है और चार्ज सिंपली e होता है? तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन सेम प्लेन विथ सेम बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट प्रोटॉन डिस्क्राइब सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस उतना ही है सेम प्लेन पर विथ सेम बी। तो मेरा जो रेडियस है इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है, तो क्या मैं आर ऑफ ड्यूट्रॉन बराबर कर दूंगा आर ऑफ प्रोटॉन? कर दो भाई। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी दिया है तो हम काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लिख देंगे, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी इज इक्वल टू 2 इंटू एम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। देखना भाई सबको काट मत देना, ये ड्यूट्रॉन के लिए है, ये अल्फा पार्टिकल के लिए है। अब ये 2 हो गया, मास न्यूट्रॉन का सिंपली 2m होता है, काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है क्वेश्चन में, चार्ज मेरा E है, मैग्नेटिक फील्ड B है। इस साइड आते हैं, प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटॉन का मास सिंपली सिर्फ m होता है, काइनेटिक एनर्जी ही तो इसको निकालनी है तो इसको हम E बोल देते हैं। इसको डिवाइड किए इसके चार्ज से और मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो गई? ये देखो कैंसिल हो गई। अब
हम दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, पहले कैंसिल कर लें क्या, स्क्वायर करके कैंसिल करो या वैसे ही करो, जब स्क्वायर कर लेंगे तो रूट दोनों का हट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 × 2m × 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2 × m × E। अब मैं एक काम करूंगा, काटा पीटी चालू करूंगा, m से m गया, 2 से 2 गया, बचा क्या, बचा सिर्फ 2 और 50, तो मतलब 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी एनर्जी आ जाएगी, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मास पर यूनिट मास अल्फा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने Q/m पढ़ा है, क्या होता है चार्ज अपॉन मास, स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, ऐसा कुछ बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, अमित सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाए हैं, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। अब इसकी वैल्यू दे दी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी, वेलोसिटी की वैल्यू दे दी, ये पास कर रहे हैं यहाँ से ये पास कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये 0,0 पर इनिशियली थे, ये देखो ओरिजिन से रिलीज किया, और ये फाइनली कहाँ जा रहे हैं, 0,y,0। तो क्या यहाँ पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहाँ पर इनिशियल, यहाँ पर फाइनल, यहाँ पर इनिशियली तो रेस्ट में रहे होंगे, फाइनली कुछ वेलोसिटी आएगी। अब जो B है, B मैग्नेटिक फील्ड, वो मेरा इस डायरेक्शन में है -k। अब ये मेरा I होता है, ये मेरा J होता है, ये मेरा -k होता है आपकी तरफ, ये मेरी तरफ +k होता है। तो इसका जो B का डायरेक्शन है वो मेरा अंदर है, मतलब क्रॉस में है B, ठीक है। अब क्या करना है, हमको बताना है y इक्वल टू, अच्छा y क्या है, y है ये जो इतना मूव करके गया है ना, वही डिस्टेंस है y, तो y कितना होगा भाई, तो ये ऐसे जब गया है तो सर्कल बना के गया है ना, तो ये y जो होगा वो r मतलब 2r के बराबर होगा, ठीक है, ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है। अब जब हम इस 2r की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे नॉर्मली mv/q होती है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे 2mv/qb, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 आ गया है। अब इस एक्स्ट्रा 2 का क्या करें, 2 से 2 काट दें, अरे भाई नहीं काट सकते। अब एक बात बताओ, ये पूरा y है, ये पूरा y है, इसीलिए नहीं काट सकते। अब क्या हम एक काम करें, p को ऐसे ही रहने दो और m को नीचे लेके आ जाओ। क्या Q/m की वैल्यू हमको अल्फा दी है क्वेश्चन में, हाँ Q/m की वैल्यू अल्फा दी है, तो इसको अल्फा पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू b, ये मेरा आंसर होगा। बट यहाँ पर वेलोसिटी v0 दी है और ये b0 दी है, तो ये v0 है, ये b0 है। अब ये बताओ, आंसर तो आपने निकाल लिया भाई जुगाड़ करके, समस्या वाली बात ये है कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों में से तो एक ही आंसर होगा, कौन सा वाला होगा। चलो अपना हाथ उठा लिया भाई, 4 फिंगर करो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, क्या वेलोसिटी +i में है, लो +i में है, इस साइड है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो 4 फिंगर इधर किए, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारे, लो ये इसके इधर है, थप्पड़ मारे, तो क्या ये ऊपर आ रहा है, ऊपर मतलब +j, ये मेरा k है, ये मेरा i है, ये मेरा j है, ये मेरा k है, ये मेरा i है, ये मेरा j है, ये +j है, ये -j है, ये -k है, ये +k है, ये +i है, ये -i है, ठीक। अब ये कहाँ जा रहा है, ऊपर मतलब +j में, इसीलिए ये वाली वैल्यू। आगे चलो भाई, अब देखो स्पेसिफिक चार्ज के फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछ लिया। स्पेसिफिक चार्ज यस है, मतलब Q/m की वैल्यू s दी है, स्पीड v है टुवर्ड वॉल, डिस्टेंस d परपेंडिकुलर टू वॉल, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है कि यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड मैं पैदा कर दूँ कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन रीजन पार्टिकल डजंट हिट वॉल। ये एक वॉल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैं Q वेलोसिटी से चार्ज को फेंकूं तो, लेकिन वो रिटर्न आ जाए, टच ना कर पाए, इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो। तो क्वेश्चन में ही Q/m की वैल्यू s दी है। अब हम लिखेंगे r रेडियस इज इक्वल टू mv/qb, ये जो डिस्टेंस d दिया है ना, वो वही मेरा r है, इज इक्वल टू d। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, Q/m कर देंगे, m को नीचे लेके आएंगे, ये b है, ये v है,
तो V बाई S इंटू बी इज इक्वल टू डी, ये मेरा आंसर होगा। मतलब मतलब इतना मेरा रेडियस होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। कैसे? ये देखो यार, इस बी को इधर लेके जाओ, इस डी को इधर लेके आओ, तो V डिवाइडेड बाई एस डी हो गया कि नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहला वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा है, एक अननोन पार्टिकल है, 5 रीजन पे उसको फेंका है इक्वल मोमेंटा से। तो हमको बताना है कि कौन सा किसका पाथ है। जरा सोचो कैसे बताएंगे। क्या क्या मेरा जो रेडियस होता है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है? हाँ। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, एक ई है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे कम होता है, तो इसका जो रेडियस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अब या तो ये होगा या तो इन दोनों में से एक होगा। कौन सा होगा? सोचो जरा। मैग्नेटिक फील्ड मेरी बाहर आ रही है, वेलोसिटी ऐसे है, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है, वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे वेलोसिटी है, मतलब ऐसे है। तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, थप्पड़ मारो नीचे साइड, मतलब इन दोनों में होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसमें से कोई एक है। अब इसमें से ज़्यादा बड़ा रेडियस वाला ये है, ये तो छोटा रेडियस का है अगर ऐसे लूप बनाएगा तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे कम है तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 नंबर वाला है। अब आते हैं प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो सिंपली इलेक्ट्रॉन का उल्टा, मतलब प्लस ई होता है। तो प्रोटॉन को फोर्स इसके अपोजिट में लगेगी, या तो यह होगा या तो ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोटॉन का रेडियस ज़्यादा होगा क्योंकि इसका भी चार्ज सबसे कम चार्ज वही ई होता है। तो ये 4 वाला प्रोटॉन हो गया, और इसमें फोर्स नीचे क्यों लगी? क्योंकि प्लस ई है। मेरा वेलोसिटी इधर है, मैंने थप्पड़ मारा मैग्नेटिक फील्ड को, थंब मेरा नीचे गया, नीचे मतलब इन दोनों में से एक, और इन दोनों में से 4 इसलिए क्योंकि वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज कम होगा, इसीलिए ये कितने नंबर वाला है? 4 नंबर वाला। अब आते हैं न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन को भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 3 नंबर वाला न्यूट्रल है। अब अल्फा पार्टिकल पे आते हैं। अल्फा पार्टिकल कौन होगा? सोचो जरा। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2e प्लस होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। तो पक्का है कि अल्फा पार्टिकल इधर आएगा, इधर आएगा। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है तो रेडियस का, मतलब 5 वाला मेरा अल्फा पार्टिकल है। पॉजिटिव वाले का फोर्स नीचे आएगा, नेगेटिव वाले का ऊपर आएगा। ये चीज मैंने आपको पहले वाले 1 में ही समझा दी। अब बचा सिर्फ एक ही 1, तो वही होगा मेरा अननोन। सिंपल, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि जब हम इसमें कोई वेलोसिटी से फेंकते हैं तो अगर फोर्स इसके अंदर लग रही है, अगर फोर्स इसके अंदर लग रही है, तब जो डेविएशन होता है वो मेरा डेविएशन की वैल्यू, बस इतना याद रखना कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर फोर्स आ रही है, बाहर फोर्स लग रही है, तो मेरा डेविएशन 2 थीटा हो जाता है। अगर इसके अंदर कहीं फोर्स लग रही है तब मेरा जो डेविएशन होता है वो मेरा 2 पाई माइनस 2 थीटा होता है। थीटा क्या है भाई? जिस एंगल से इसको फेंका है, जैसे ये यहाँ पर थीटा है, तो अंदर बाहर कैसे समझेंगे? इस बात को जरा याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, भले आपको मैं इतने सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अब एक बात बता दो, कौन सी बात बता दूं भाई? कि अल्फा और बीटा 2 एंगल है, मास एक का माइनस क्यू है चार्ज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी v1 है, एंगल अल्फा बीटा लीव। तो यहाँ पर मेरा जो अल्फा और बीटा होगा वो मेरा इक्वल होगा। ऐसे कैसे इक्वल बोल दिए? अगर सेम पार्टिकल अल्फा एंगल से इसमें घुसता है, सेम पार्टिकल अल्फा एंगल से घुसता है और बीटा एंगल से निकलता है, तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। और वैसे भी देख लो, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। अगर सेम पार्टिकल घुसता है फिर निकलता है तो अल्फा और बीटा सेम होते हैं, और जो इनकी निकलने और घुसने की वेलोसिटी है वो भी सेम होती है। कितने टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेंगे वो मेरा होता है टाइम बराबर डेविएशन इंटू 2 पाई नहीं m बाई क्यू बी। अब ये डेविएशन की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग होगी। जब मेरी फोर्स बाहर लग रही होगी तो यही डेविएशन 2 थीटा हो जाएगी। थीटा क्या है? जिस एंगल से घुसा या निकला। अगर यही फोर्स अंदर लगेगी मैग्नेटिक फील्ड के तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। देखते हैं, ये दोनों तो मेरा सही हो गया, तो इससे मैं ऑल ऑफ अबव मार सकता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ आपको बतानी है कि फोर्स अंदर बाहर कैसे समझना है। क्या मेरे, अगर मैं एक वेलोसिटी लूँ, कौन सी वाली लूँ बताओ? मैं
कोई भी ले लो, दोनों में फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ही आएगी। ये देखो ऐसे है तो ऐसे हाथ रखा वेलोसिटी की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर थप्पड़ मारा तो थंब मेरा इधर आ रहा है, तो क्या मेरा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है? बाहर है। यहाँ पर रखो भाई, फोर फिंगर रख लिया, थप्पड़ मारा, थप्पड़ अंदर मारूंगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब मेरा बाहर आ रहा है, तो क्या मेरी फोर्स बाहर है? जब मेरी फोर्स बाहर है तो मैं डेविएशन लिखूंगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो लिखो भाई, तो यहाँ पर कितने टाइम तक अंदर रहेगा वो मेरा हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा बीटा सेम ही है, तो आप चाहे अल्फा ले लो चाहे बीटा ले लो, मैं अल्फा ले लेता हूँ, 2 अल्फा इंटू एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब जब मैं दो कॉमन ले लूंगा तो दो कॉमन लेके 2m बन जाएगा और पाई माइनस अल्फा हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्यू बी, इसलिए ये चारों ऑप्शन सही है। अब चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, वो अपने पाथ से डेविएट हुआ 180 डिग्री। तो एक काम करो, देख लो पहले फोर्स अंदर लग रही है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, ये लो मैंने रख दिया वेलोसिटी की तरफ फोर फिंगर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, मतलब तो अंदर ऐसे रखा मैंने फोर फिंगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज की तरफ, अंदर की तरफ थप्पड़ मारा, तो क्या मेरा ये थंब बाहर निकल रहा है? बाहर निकलने का क्या मतलब है कि जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लगेगी, तो मेरा डेविएशन कितना हो जाता है 2 थीटा। डेविएशन का अच्छा एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि वो अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस रास्ते पर जाना था, मैं इधर चलने लगा, इधर जाना था इधर चलने लगा, तो इसके बीच में दो एंगल बनेगा ना, वही मेरा डेविएशन हो जाएगा। मतलब मैं रास्ते से कितना भटक गया अपने ओरिजिनल पाथ से, उसी को डेविएशन कहा जाता है। अब इसने बता दिया पहले ही डेविएशन 180 है, तो मैं 180 रख दूंगा, तो यहाँ से मेरे थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 90 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ थीटा आ गई 90 डिग्री। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।